संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज जो है 16 सितंबर है और आज जैसे कि मैं आप कल के वीडियो में घलो कह रहे हैं और अगर आज सुना था तो ध्यान रखा, आज रात के 8 बजे, ठीक 8 बजे जितना संगवारी मन मोर ग्रुप में जुड़े हैं या मैं जोन मन ला कहे रहे हैं आप मन ला कि व्हाट्सएप में मोर करा संपर्क कर सकत था। अगर छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के टेस्ट दे के मन होही ता 1 सितंबर ले लेकर 15 सितंबर तक जितना कुछ छत्तीसगढ़ हमन पढ़ेन पढ़ाएन समाचार वो पूरा के टेस्ट जो है आप मन कर लिए जाते। ये जितना जिन जुड़ना चाहे जुड़ सकते हैं उनमें, और टेस्ट के जैसे ही आप सबमिट करिए तुरंत आप मन ला रिजल्ट आप मन के मिल जाही। ध्यान ये रखिए, सबमिट करते ही रिजल्ट हो जाही। तो जब उत्तर लगाई है भाई, सोच विचार करके टिक करे बहे, सोच विचार के क्लिक करे कर बरहे, ऑनलाइन पूरा परीक्षा तुरंत रिजल्ट। तो जो भी संगवारी मने में इच्छुक है और अगर मोर करा अभी तक अपन नंबर नहीं जुड़वाए तो अपन नंबर भेज देवा, जुड़वा लेवा और ये पहल के हिस्सा बन जावा। अब ऐसे पहल हर 15-15 दिन के अंतराल में चलत रही, जिसमें आप ला छत्तीसगढ़ राज्य के करंट अफेयर्स के टेस्ट हर 15 दिन के अंतराल में एक लिए जाही। पूरा प्रदेश स्तर जितना जिन मोर संग जुड़े हैं सब, और आप चाहिए तो अपन संगवारी मन ला भी होकर लिंक भेज करके ओह मन ला जोड़ सका था। ये आप मन के ऊपर है। तो ज्यादा समय नहीं लन, अब आज के समाचार में आथन हिंदी में आता हूं और शुरू करता हूं। पहला समाचार, मध्याह्न भोजन आपूर्ति। तो आप सब जानते हैं मध्याह्न भोजन आपूर्ति पूरे देश में या यूं कहें कि पूरी दुनिया में इस तरह का पहला मॉडल था और इतने विस्तारित रूप में आज तक कभी कोई मॉडल किसी दुनिया के देश ने नहीं चलाया है जितना सक्सेसफुल ये मॉडल हुआ। पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी। वैसे तो इसकी शुरुआत 1995 के आसपास में तमिलनाडु में हुई थी। अगर आपने के कामराज साहब का नाम सुना हो तो उन्होंने इस मॉडल को शुरू किया था। के कामराज साहब वो हैं जिन्हें भारत रत्न भी मिला है, ध्यान ये रखेंगे। उसके बाद ये मॉडल जब सफल रहा तो पूरे देश में से प्रारंभ किया गया। और अगर फिर आगे की बात करें तो सन 2013 जब मिड डे मील प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार बन गया या प्रत्येक बच्चे के लिए एक अधिकार बन करके साबित हुआ। कैसे? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पारित होने के बाद, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का था और इसके बाद हर बच्चे को मध्याह्न भोजन मिलना सुनिश्चित कर दिया गया जो कि सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं उन बच्चों के लिए। तो भाई अभी लॉकडाउन का समय था, कोरोना काल चला, स्कूल बंद रहे, इसके बाद भी मध्याह्न भोजन जैसी योजना को संचालित रखने का फैसला लिया गया क्योंकि ये देश के लिए बहुत जरूरी योजना थी। इस योजना को क्रियान्वयन करने में हर राज्य को कहा गया था अपनी अपनी भागीदारी दें, और गेस व्हाट, सबसे आगे कौन निकला? छत्तीसगढ़ राज्य। आपका अपना छत्तीसगढ़ राज्य मध्याह्न भोजन आपूर्ति के मामले में पूरे देश में पहले नंबर पर रहा, जहां 90% से भी अधिक जो मध्याह्न भोजन लाभार्थी हैं उनको लाभ पहुंचाया गया। वहीं अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश 92% लाभ नहीं पहुंचा सका, इस समस्या के साथ जूझ रहा। ये रिपोर्ट पेश की है एक संस्था है जिसका नाम है ऑक्सफैम, जो कि सरकारी योजनाओं की रिपोर्टिंग तैयार करती है या उसके गति या प्रगति की जांच करती है। उसने ये रिपोर्ट जारी की है और आपके प्रदेश के लिए ये गर्व का विषय है। बात करते हैं अगली न्यूज पर। छत्तीसगढ़ से 60 लाख टन चावल केंद्र सरकार खरीदेगी। ये जितना बड़ा अनाउंसमेंट है इसके मायने और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ अंचल चावल के खरीदी के लिए तो जाना ही जाता है, चावल के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। और छत्तीसगढ़ राज्य और केंद्र सरकार के बीच जब से ये राज्य सरकार बनी है, यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट छत्तीसगढ़ में है और केंद्र में आप जानते ही हैं भाजपा की सरकार है, तो दोनों के बीच विवाद की स्थिति रही है चावल की खरीद को लेकर। लेकिन इस साल ये विवाद थमता हुआ दिखाई देगा और छत्तीसगढ़ से 60 लाख टन चावल केंद्र सरकार ने अपने केंद्रीय पुल में खरीदने को मंजूरी दे दी गई है। और अगर इस तरह से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ केंद्रीय पुल में यानी कि केंद्र सरकार द्वारा खरीदे जाने वाले चावल के मामले में दूसरा बड़ा आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। ये भी बहुत बड़ा न्यूज है, ध्यान ये रखना है आपको। वैसे एक डाटा इससे जुड़ा हुआ और था, वो भी आपको जानना चाहिए कि भारत इस साल यानी 2020-21 के वर्ष के लिए 495.37 लाख टन
495.37 495.37 लाख टन चावल की खरीद करने वाला है, जो केंद्रीय पुल में इकट्ठा किया जाएगा। और इसमें योगदान देने के लिए छत्तीसगढ़ भी 60 लाख टन चावल उसमें देगा, यानी कि खरीदेगी केंद्र सरकार इससे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में जो एक्सेस चावल था, अब उसका मूल्य जो है वो प्राप्त हो सकेगा, अतिरिक्त चावल का दाम प्राप्त हो सकेगा। वैसे इस वित्तीय वर्ष के लिए या इस खरीफ वर्ष के लिए हम कहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने भी 2020-21 में 95 लाख टन से अधिक चावल की खरीदारी का फैसला किया है। आपको तो पता ही होगा ये कि चावल की खरीदी जो है वो 2,500 रुपए के हिसाब से की जा रही है। और दूसरी चीज ये है कि छत्तीसगढ़ में 4 नए एथेनॉल प्लांट को मंजूरी मिली है, जिसमें भी ये चावल अब प्रयोग किए जा सकेंगे। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। 2 नए बैडमिंटन एकेडमी का प्रस्ताव रखा गया है। छत्तीसगढ़ अंचल लगातार बैडमिंटन में बेहतर प्रदर्शन करता जा रहा है। यहाँ के खिलाड़ी जो है वो सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, और ये देखते हुए छत्तीसगढ़ अंचल को भी हैदराबाद में या फिर तेलंगाना में, हैदराबाद और जो बाकी के तमिलनाडु वगैरह हैं उन राज्यों की तरह ही और विकसित करने के लिए, या कर्नाटका देखें, उन राज्यों की तरह ही बैडमिंटन में और विकसित करने के लिए पहल चालू की गई है। और इसी तर्ज पे रायपुर में 2 जगह, रायपुर के कोटा स्टेडियम और यूनिवर्सिटी बैडमिंटन कोर्ट, इन 2 जगह पर मांग की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन परिसर बनाने की या एकेडमी बनाने की, जहां की आपके हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग प्राप्त हो सके और वो देश के लिए कुछ बेहतर कर सके। तो देखें, अगर ये दोनों मिल जाता है तो हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा भी वुडन कोर्ट की मांग हो रही है छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन जो ग्राउंड होगा, या बैडमिंटन का ग्राउंड नहीं कहना चाहिए, बैडमिंटन का कोर्ट जो होगा उसके लिए। तो ये बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में ये सब हो। ये जानकारी हमें दी छत्तीसगढ़ बैडमिंटन संघ के सचिव संजय मिश्रा साहब ने। संजय मिश्रा साहब से जुड़ी हुई एक और घटना है या एक और समाचार है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। लिंक थोड़ा सा तोड़ रहा हूं और दूसरे जगह पर आता हूं। यहाँ वो मेंशन है, संजय मिश्रा साहब के बारे में ये जानकारी मिली है कि वो इंडियन बैडमिंटन टीम जो जूनियर है उसके प्रमुख कोच भी हैं, जिनकी कोचिंग में छत्तीसगढ़ की आकर्षि कश्यप इतने बड़े प्रतियोगिता का हिस्सा बनने वाली हैं। डेनमार्क में वो प्रतिनिधित्व करेंगी भारतीय टीम का, जहां वो पीवी सिंधु के साथ रहेंगी, जहां वो साइना नेहवाल के साथ रहेंगी, और साथ ही साथ मालविका बंसोड़ जो कि हमारे पड़ोसी राज्य की हैं, मध्य प्रदेश की, उनको भी ट्रेनिंग संजय मिश्रा साहब ने ही दी थी। तो ये बड़ी बात है। और संजय मिश्रा साहब से अभी ये समाचार भी आया है कि वो छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं के अलावा अब अरुणाचल प्रदेश की प्रतिभाओं का भी उद्धार करेंगे या उनको भी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे। वैसे संजय मिश्रा साहब रेलवे में बीएसपी में बड़े आराम की जॉब करते थे। उन्होंने ये जॉब छोड़ी और फिर देश हित में काम करने लगे, और उनकी कोचिंग में आकर्षि कश्यप ने जो ख्याति हासिल की है वो तो फिर रिमार्केबल ही है। तो ये हो गया भाई इनके बारे में, संजय मिश्रा साहब के बारे में। अगली न्यूज पर आते हैं, और ये जो है इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आलनार पहाड़ी क्षेत्र अभी फिर चर्चा में आ गया है। इसलिए चर्चा में आया है, वैसे तो ये देख ले कि ये कहाँ है, तो किरंदुल क्षेत्र है। किरंदुल कहाँ है ये आप सब जानते ही हैं। तो आलनार पहाड़ी को लीज पर दे दिया गया है आयरन उत्खनन के लिए। लगातार आयरन उत्खनन के लिए दिए जाने वाले जो क्षेत्र हैं वहां आदिवासियों के द्वारा होने वाला विरोध चर्चा पे बना हुआ है। आलनार पहाड़ी को भी लेकर के इसी प्रकार का विरोध देखने को अब मिलने लग गया है, जहां जो ग्राम पंचायत क्षेत्र हैं उस आसपास के, वो सभी विरोध में जुटे और कलेक्टर को जाकर के ज्ञापन सौंपा गया कि जिन कंपनियों को ये लीज पर दिए जाते हैं वो ना ही पर्यावरण संतुलन का ध्यान रखते हैं और ना ही उसके बाद होने वाले प्रदूषण पर उनकी कोई रोकथाम की स्कीम होती है। अभी चर्चा में ये आलनार पहाड़ी होगा, और साथ ही साथ जिस कंपनी को लीज पर दिया गया है वो आपके हमारे याद करने का विषय बनेगा आरती स्पंज कंपनी या आरती स्पंज आयरन कंपनी। ये है जिसे लीज पर यह क्षेत्र दिया गया है। बात करते हैं अगली न्यूज पे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला कल जनता के नाम घोषित किया, और छत्तीसगढ़ जो विभाग है, सभी विभाग हैं, उनके लिए एक आदेश जारी किया। यह आदेश ये कहता है कि छत्तीसगढ़ के जितने भी विभाग हैं उनमें भर्तियों में होने वाली जो इंटरव्यू प्रक्रिया हो या सिलेक्शन कमेटी जब भी बनाई जाए तो उस कमेटी में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ओबीसी और महिला वर्ग का प्रतिनिधित्व होना जरूरी होगा। यानी कि जो भी चयन समिति बनेगी, सिलेक्शन कमेटी जिसे कहते हैं, या इंटरव्यूअर पैनल जो बनेगा, जो आपका इंटरव्यू लेगा उस बोर्ड में,
एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक जनजाति और एक ओबीसी वर्ग के प्रतिनिधित्व का होना जरूरी होगा। ये बात उन्होंने जाहिर की है, अनिवार्य कर दिया है, ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं 26 नवंबर 2020। ये तिथि नोट कर लें अपनी डायरी में, अपने फोन बुक में, जहां कहीं भी आप नोट करना चाहें। छत्तीसगढ़ का जो लोक प्रशासन विभाग है, या हम यूं कहें लोक सेवा विभाग, उसने ये घोषणा की है कि भाई इस दिन विज्ञापन जारी हो जाएगा। अलग अलग विभागों से जानकारी मांगी गई है कि कितने पद रिक्त हैं उनके विभागों में, और इस आधार पर भर्ती प्रक्रिया के लिए जो खाना पूर्ति है वो कर दी जाएगी और आपके सामने आपकी भर्ती का विज्ञापन मिल जाएगा या जारी हो जाएगा। तो तैयार रहें इस तिथि के लिए। 26 नवंबर को विज्ञापन आ जाएगा, फिर आपको 1 या 2 महीने मिलते हैं, 2 महीने मुश्किल से, और इसके बाद आप एग्जाम की तरफ बढ़ चलते हैं। तो भाई अभी भी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है। अगर आप अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आप अभी से तैयारी शुरू कर सकते हैं। हाँ, इस बीच में यदि कोचिंग वगैरह तो खुल नहीं रही है, अगर आपको इसमें कोई समस्या आ रही हो, मेरी भी एक छोटी सी क्लास है जो ऑनलाइन चल रही है, जिसमें मैं छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूं अभी। जिनको भी आप में से जुड़ना हो मुझसे जुड़ सकते हैं और छत्तीसगढ़ विषय पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं अभी भारत का संविधान या भारत का इतिहास विषय से लेकर के ऑनलाइन क्लास नई शुरू करने वाला हूं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप नाराज ना हो रहे हो। तो भाई छत्तीसगढ़ का इतिहास चल रहा है और भारत के इतिहास और संविधान को लेकर के मैं नई क्लासेस शुरू करने वाला हूं। जो भी जुड़ने के इच्छुक है मुझसे व्हाट्सएप में संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं अगली न्यूज पर। तो संजय मिश्रा साहब के बारे में तो मैं ऑलरेडी बता चुका, तो हम सीधा चलेंगे भंगाराम देवालय। भंगाराम देवालय जगदलपुर में है और ये देवालय ऐसा नहीं है कि अभी बन रहा है, ये बहुत पहले से वहां मौजूद है। प्रॉब्लम ये थी कि जिस जगह पर ये स्थित है वो एक्सीडेंट जोन बना हुआ था, या वहां पर सड़क दुर्घटना बहुत अधिक संख्या में हो रही थी। इस सब को ध्यान रखते हुए इसे शिफ्ट करके दूसरे जगह पर बनाया जाने का काम उठाया गया था, लेकिन ये अब तक पूरा नहीं हुआ है। इसीलिए समाचार पत्रों में वापस से छपा है कि इसको 3 साल बीत जाने के बाद भी पूरा नहीं किया गया है। शायद इस समाचार के छप जाने और हमारे द्वारा ये संदेश पहुंचा दिए जाने के बाद ये काम शुरू हो। आपको ये जानना है कि भंगाराम देवालय कहाँ है, जगदलपुर में है। फिर बात करते हैं मुक्तेश्वर शिव मंदिर चरौदा। अगेन इसका नव निर्माण हो रहा है। ये ऑलरेडी शिव मंदिर था वहां पहले से मौजूद, लेकिन चूंकि इसके हालात बहुत सही नहीं थे, मंदिर टूट फूट की तरफ बढ़ चुका था, इसलिए इसका पुनर्निर्माण हो रहा है। आपको याद रखना है मुक्तेश्वर शिव मंदिर पर्यटन स्थल कहाँ है, चरौदा। फिर बात करते हैं बस्तर। ये आज के न्यूज का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इस पर खास ध्यान रखना है। बस्तर त माटा और बस्तर चो आवाज, इससे प्रश्न आएगा, ये तय मानकर चलिए। बस्तर त माटा ये गोंडी भाषा में एक वाक्य है या गोंडी बोली में एक वाक्य है, और बस्तर चो आवाज ये हल्बी में एक वाक्य है। इन दोनों वाक्य का आवाज है या अर्थ है बस्तर की आवाज कह सकते हैं या बस्तर से का संवाद। अब ये अभियान है बस्तर पुलिस का, किसके खिलाफ? तो जाहिर सी बात है नक्सलवादियों के खिलाफ। कौन इसके प्रणेता है या कौन इस आंदोलन को शुरू करना चाह रहे हैं? तो वो बस्तर पुलिस महानिदेशक सुंदरराज पी साहब हैं, जिनका ये मानना है, उन्हीं के शब्दों में अगर मैं कहूं, जिनका ये मानना है कि सिर्फ हथियार के बल पर नक्सलियों से ना लड़ करके उनका जो तंत्र है जिसमें वो प्रचार प्रसार करते हैं लोगों को जोड़ने के लिए अपने आप से, उसको तोड़ा जाए और उसको तोड़ते हुए उनके खिलाफ जो है एक प्रचार किया जाए, जहां ये बताया जाए कि वो आपके सगे नहीं बन पाएंगे, वो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, उन्होंने क्या अत्याचार किए, ये सब बस्तर के लोगों को जानने का मौका मिले, इसके लिए प्रचार अभियान चलाया जाएगा। बहुत सारी चीजें होंगी, नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, पोस्टर आदि बनाए जाएंगे, बैनर लगा करके प्रचार किया जाएगा और गांव-गांव में जा करके बस्तर की आवाज को जो है लोगों तक पहुंचाया जाएगा, ताकि वो मुख्य धारा से जुड़े रह सके, ना कि नक्सलवादियों से जुड़े। उसके बाद बात करते हैं एक जलप्रपात की। तो भाई हर दिन कुछ ना कुछ नया मिल रहा है और इसी कड़ी में नोगो वागा जलप्रपात पर बात निकली है। नोगो वागा जलप्रपात फरसगांव क्षेत्र में है, यानी कि जिला नारायणपुर। ओरछा एक बड़ा महत्वपूर्ण ब्लॉक है वहां, जो काफी धुर नक्सल एरिया कहलाता है, लेकिन ये जलप्रपात नक्सलवादियों की पहुंच से दूर है, या यूं कहें कि शांति क्षेत्र पर स्थित है ये, जहां ज्यादा दखल नहीं है नक्सलवादियों का, और इसलिए टूरिस्ट बहुत संख्या में यहाँ पहुंच रहे हैं और इसीलिए ये जलप्रपात सामने आ सका। तो भाई अगर आपको भी ये जलप्रपात जाना है, पहुंचना है यहाँ,
तो कोरोना के खत्म होने का इंतजार करें और फिर बैग पैक करके आपको निकलना होगा। और आप क्या देख पाएंगे, नोगोवागा जलप्रपात फरसगांव जो ओरछा मार्ग पर स्थित है, ओरछा नारायणपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है। तो जाने के लिए रास्ता थोड़ा जटिल है, एडवेंचर हो तब तो मजा आता है। तो ये था आज का समाचार, और याद रखिए लिंक 8 बजे आपको मिल जाएगी। जो भी न्यूज का टेस्ट देना चाह रहे हैं, 30 प्रश्न होंगे, टाइमर भी होगा उसमें, ये भी बता दूं। टाइम बाउंडेशन के साथ आप टेस्ट देंगे और टेस्ट देते ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो भाई जिनको भी देना है तो तैयारी कर लें, और फिर मिलते हैं टेस्ट के रिजल्ट के साथ और कल भी अगले समाचार के साथ। थैंक यू।